नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज से हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर 2023 को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस सीरीज़ में एक्चुअली इस सीरीज़ को कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है आने वाले दिनों में टोटल 12 वीडियो देखेंगे, जिसमें हर महीने का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। और यह वीडियो हमारा जो है जनवरी के लिए होगा। तो इसमें हम लोग जनवरी के संपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे उत्तर प्रदेश के, और जो है एक-एक करके सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग जो है कि टोटल 12 लेक्चर हम लोग कवर करेंगे। हर एक वीडियो में 1 मंथ का करंट अफेयर रहेगा और आने वाले दिनों में हम लोग टोटल 12 वीडियो देखेंगे। और यह जो है हम लोग मात्र 7 से 8 दिनों में, अगले आने वाले 7 से 8 दिनों में पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला करंट अफेयर है, वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर। अब यह न्यूज में क्यों था? तो देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस के मंडलायुक्त जो है, कौन है? कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को अब भीड़ भाड़ वाले इलाके कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक के सफर के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी। इसके लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बातें, कि देश का जो पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह बनारस में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और अगर आपको बता दें कि अगर किसी भी करंट अफेयर में या किसी भी टॉपिक में पहला शब्द लग गया, तो वो यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी में अगर कोई भी चीज़ पहली बार हो रहा है या इंडिया में, तो यूपी पीसीएस को पूछने में वो काफ़ी मज़ा आता है, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो यह भी जो है देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और कहाँ ओपन किया जा रहा है? वाराणसी में। कहाँ से कहाँ तक के लिए? कैंट से गोदौलिया तक के लिए। तो आपको जगह याद रखनी है कि कैंट से गोदौलिया तक के लिए है। और यह जो है 200 करोड़ रुपए इसके लिए बजट मंजूर हुए हैं। बनारस के जो मंडलायुक्त है उनका नाम कौशल राज शर्मा है। तो 3-4 बातें यही सब है जो आपको इसमें याद रखनी है। तो आप याद रखिए, यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। अब आगे देखिए, कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में होगा खेती का सर्वे। तो अब देखिए, यह न्यूज में क्यों था? तो 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा। तो पहले कैसे किया जाता था? तो देखिए, अभी तक प्रदेश में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ एवं जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदाओं पर हुए नुकसान संबंधी आंकड़े जुटाए जाते थे। तो अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में ये सब आंकड़े अनुमान के आधार पर जुटाए जाते थे। अब जो है तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जुटाया जाएगा। और यह जो मॉडल है उत्तर प्रदेश कहाँ से ले रही है? कर्नाटक राज्य से। तो कर्नाटक का नाम आपको याद रखना है कि कर्नाटक के मॉडल पर उत्तर प्रदेश में अब खेती का सर्वे होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोले जा सकेंगे निजी स्कूल। तो देखिए, अब यह न्यूज में क्यों था? 2 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार ने बताया कि राज्य में शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था? 650 मीटर। तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है, अब आपको ये बात याद रखना है कि अगर निजी स्कूल खोलना होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों का और जो शहरी क्षेत्रों का अलग-अलग जो मानदंड है, वो मानदंड फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो कुछ मॉडल होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं जिससे कि आप निजी स्कूल खोल सकते हैं। आपको तभी जो है मान्यता मिलेगी। तो जो शहरी क्षेत्रों के लिए जो मानदंड फिक्स किए गए हैं, वह कितना था पहले? 650 मीटर। अगर आपके पास 650 मीटर की भूमि है, अगर आप यहाँ निजी स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आप खोल सकते थे, आपको मान्यता मिल जाती। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने इसको बदल के 3000 वर्ग मीटर ज़मीन जो है फिक्स कर दिया है, कि अब आपके पास अगर 3000 मीटर की ज़मीन नहीं होगी, तो आपको निजी स्कूल के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये है कि 3000 मीटर की भूमि फिक्स कर दी गई है शहरी के लिए, और जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव, वो हैं दीपक कुमार। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में अब जो है ऐप से लगेगा मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी। जो अटेंडेंस है मनरेगा की, अब जो है ऐप से लगेगी। पहले क्या है कि कहीं कहीं पेन पेपर से होता था अटेंडेंस, कहीं कहीं ऐप से होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब जो है 100% हाजिरी ऐप से लगेगी, ऑनलाइन लगेगी, पारदर्शिता लाया जाएगा। तब देखिए चर्चा में क्यों था ये। तो 2 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक लोगों का नाम है केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे का नाम है ब्रजेश पाठक। तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने बताया कि राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लाया जाएगा। इससे क्या है कि 100% हाजिरी की व्यवस्था की जा रही है। तो उस ऐप का नाम क्या है, रखिए आप याद, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। ऐप का नाम याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह ऐप किसके लिए है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें एक मनरेगा भी होगा। अब मनरेगा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, इसको मनरेगा कहते हैं शॉर्ट में। भारत में लागू एक गारंटी जो है रोजगार गारंटी योजना है, जिसे प्रदेश में 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो डेट आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा कानून आया था 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा जो है एक एक्ट के तहत लाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करना है, जिससे कि ये अपनी आजीविका चला सके। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी से जो है यह चलाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, और इसमें कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान किया जाता है ग्रामीण परिवारों के लिए। अब अकुशल शारीरिक श्रम का मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, जैसे आपको कंप्यूटर चलाना हो तो कंप्यूटर का स्किल होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करना हो तो उस मशीन का स्किल होना चाहिए, लेकिन आपको मनरेगा में करने के लिए किसी स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना स्किल के हैं, घर में सोए हुए व्यक्ति हैं, आपको कम से कम 1 साल में 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, और वो भी अकुशल शारीरिक श्रम है ये। तो ये बातें याद रखनी है। अब आगे चलिए, देखिए, बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट। अब यह भी देखिए उत्तर प्रदेश में पहला है, वो भी बनारस में पहला था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। बनारस में जो है पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है, और बनारस में यह भी पहला बन रहा है। क्या बन रहा है, कचरे से कोयला बनाने का जो है प्लांट। तो इसके बारे में देखिए चर्चा में क्यों था। तो 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम के अधिशासी अभियंता अजय राम ने बताया कि धर्म संस्कृति के लिए विख्यात बनारस अब देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट देगा। और कचरे से जो कोयला बनाने का प्लांट है, यह पहला जो प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है। तो यह बन रहा है, काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यह पहला है, आपको याद रखना है, कचरे से कोयला बनाने का प्लांट लग रहा है। अब आपको पता है कि जो बनारस नगर निगम है, यह काफ़ी बड़ी सिटी है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो कचरा प्रोड्यूस होता है। शहरी क्षेत्रों में आपको पता है मेन समस्या पोल्यूशन की है और कचरे की है। तो पोल्यूशन को तो मान लो कम किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कचरे को कम करने के लिए सरकार ने एक ट्रिक निकाल रखा है। वो क्या है, कचरे से ये कोयला बना देंगे, और कोयले से जो है वो बिजली उत्पादन करेंगे। तो अच्छी पहल है, पहली है, पूछी जा सकती है, याद रखना है। आगे चलिए, मुख्यमंत्री ने किया यूपीपीसीएस की नई वेबसाइट का शुभारंभ। अब ये बात तो आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि जो है यूपीपीसीएस की वेबसाइट जो है पहले को हटा के अब जो है नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। इसके बारे में देख लेते हैं।
तो 3 जनवरी 2023 को, तो आपको याद रखना है यह जो वेबसाइट है लॉन्च कब हुई थी, 3 जनवरी 2023 को, क्योंकि इसमें पूछने जैसा कुछ है नहीं, तो आपको यही याद रखना होगा कि 3 जनवरी को यह लॉन्च किया गया था। देखिए, 3 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपीपीसीएस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट युवाओं के लिए उपयोगी होगा तभी तो लाया गया है। इसके साथ ही शासन और आयोग में बेहतर समन्वय होगा। इससे क्या होगा कि शासन और आयोग, सरकार और आयोग में बेहतर जो है कम्युनिकेशन हो। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बार बार विवरण नहीं देना होगा। हम जो पहले फॉर्म भरते थे, एक नया आरओ का फॉर्म आया, अलग विवरण, प्री का फॉर्म आया, अलग विवरण, एपीएस का फॉर्म आया, अलग विवरण। तो हर बार जो आप अलग अलग विवरण हर बार फॉर्म भरते थे, वो चीज़ें अब नहीं करनी होगी। एक ही बार डालो। किसके माध्यम से? तो देखिए, आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको ओटीआर कहते हैं, की व्यवस्था शुरू की है। इसके अंतर्गत ओटीआर में दर्ज डिटेल्स डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी उपलब्ध होंगे। तो एक बार अगर आप ओटीआर के माध्यम से अपना जो है विवरण दर्ज कर देंगे, तो हमेशा के लिए वेबसाइट पर जो है फिक्स हो जाएगी। अब अगली बार अगर आपको प्री का फॉर्म डालना हो, जो है आरओ का फॉर्म डालना हो या एपीएस का, तो आप जो है एक बार ओटीआर कीजिए प्री के से पहले। इन तीनों काम से पहले जो है आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर में सारी डिटेल आप डाल देंगे। फिर अगर आपका प्री का फॉर्म आएगा, आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, पैसे पेमेंट करेंगे, डिटेल पहले से है, टिक करेंगे, एस हो जाएगा। ऐसे ही आर, ऐसे ही एपीएस। तो इसका ये जो है फ़ायदा है। इन सारी बातों से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि लॉन्च कब हुआ था, 3 जनवरी 2023 को। अब आगे चलिए, देखिए, मऊ की दाक्षायणी पांडे ने कार सुरक्षा मॉडल का धमाल। अब मऊ की एक दाक्षायणी पांडे है, जिनका एक मॉडल है कार सुरक्षा मॉडल, इन्होंने बनाया है। यह पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में। 5 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक गरीब किसान की बेटी दाक्षायणी पांडे, जिनका उम्र मात्र 17 साल है, और इन्होंने कार सुरक्षा मॉडल भी बना दिया है, का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनको जो है दाक्षायणी पांडे का मॉडल, कार सुरक्षा मॉडल पसंद आया, और वो जो है 100% स्कॉलरशिप देके उन्हें बुला ली है। और यह जो है कि 12वीं की पढ़ाई अभी कर रही है। अब आपको पता है कि जब उम्र 17 साल है, तो वो 12वीं की पढ़ाई कर रही होंगी, अभी छोटी होंगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, और यह अगर बड़ी बात है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे वही बात लिखा गया है कि इनको जो है कार सुरक्षा मॉडल तैयार किया है। यह देख सुनकर दुनिया में ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है प्रभावित होकर इनको बुलावा दिया है। तो ये सारी बातें हैं, आपको यहाँ याद रखने योग्य ये बातें हैं कि कार सुरक्षा मॉडल कौन लाया है। तो दाक्षायणी पांडे, उम्र है मात्र 17 साल, पढ़ती हैं 12वीं में, रहती हैं मऊ में, बुलाया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे चलिए, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी। कितना भारी, तो देखते हैं। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों, कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि यूपी सरकार में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में काम चल रहा है। अब यह सब क्यों किया जा रहा है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश को जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। तो मतलब यूपी को जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया बनाया जा रहा है, या कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वेब सीरीज बनाएंगे तो आपको 50% की सब्सिडी देगी, और वेब फिल्म बनाएंगे तो लागत पर जो है 25% तक की छूट प्रदान करेगी। तो आपको यही याद रखना है कि वेब सीरीज पर 50% की सब्सिडी है और वेब फिल्मों पर 25% की। बाकी इतना इसमें कुछ खास नहीं है। अब आगे चलिए, देखिए, सबसे खास हमारा करंट अफेयर आ गया। यह काफ़ी खास है, तो देखते हैं। भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज।
दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास जो है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या कहानी है। तो देखिए, 8 जनवरी 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तो याद रखिए ये जो है पोर्ट मिनिस्टर है, ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। तो इसमें आप याद रखिए कि सर्बानंद सोनोवाल ने 8 जनवरी को ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि 13 जनवरी को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमवी गंगा विलास। अब इसके बारे में क्या खास है, या दुनिया की सबसे लंबी कैसे है और क्या खास है, ये देखते हैं। तो देखिए, यह लग्जरी क्रूज जो है भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। अब देखिए, एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सुसज्जित किया गया है। इसका जो मेन टारगेट है यह यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देना है, और पर्यटन में भी जो है मेनली जो रिवर पर्यटन है, तो इसीलिए यह जो प्रदर्शन के लिए चलाया जा रहा है। अभी यह स्टार्टिंग फेज में है, प्रदर्शन के लिए चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट अगर ऐसे ऐसे धीरे धीरे देखेगी, सक्सेसफुल होगी, तो इसको बड़े स्तर पे चलाएगी। तो देखिए, विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और आसाम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की जो 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है। तो 50 पर्यटन स्थलों में यह जो है रिवर क्रूज नदियों के माध्यम से 51 दिनों की यात्रा तय करेगी। कौन कौन सी जगहों में? यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। तो ये बातें आपको याद रखना है। और आसाम के गुवाहाटी में। इन सब पूरी वाराणसी से आसाम तक की यात्रा यह 3200 किलोमीटर की होगी, तो आपको याद रखना है। और किन किन राज्यों से गुजरेगी? पहला तुम्हारा हो गया यूपी, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा झारखंड, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आसाम। तो 5 राज्य हो गए ये, और एक हो गया देश, कौन सा? बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका। और अब साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह जो है गंगा विलास है, तो एक गंगा नदी से होकर जाएगी। अगर आपको पता होगा, मैप अगर आपको अच्छे से पता है, तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल अगर आसाम में जा रही है, तो इन जगहों पे जो है आसाम में गंगा नदी है नहीं, तो यहाँ कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो यह जो है 2 नदियों, मेनली जो 2 नदियों से होकर गुजरेगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए, एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के स्थानों पर रुकने के साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया, जैसा कि ऊपर बताया गया कि यह प्रदर्शनी है। आगे देखिए, वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती से यह बौद्ध धर्म की महान श्रद्धा के स्थान सारनाथ में रुकेगा। यह मायों को कवर करेगा जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है। मांजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप और आसाम में वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। अब यह देखिए, यात्री बिहार स्कूल ऑफ योग और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जिससे इन्हें आध्यात्मिकता व ज्ञान में समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। तो ये सब ध्यान दीजिए कि अगर आपको ब्रह्मपुत्रा नदी से होके जाएगा तो मांजुली द्वीप, अब यह जो है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, तो आपको यह भी याद रखना है। अब आगे देखिए, जो एमवी गंगा विलास यह जो क्रूज है, यह इसमें यात्री कौन जा रहे हैं? तो 32 यात्री जा रहे हैं, वो भी स्विट्जरलैंड के। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो यात्री हैं स्विट्जरलैंड के हैं। और यह जो रिवर क्रूज है वाराणसी से चलेगी डिब्रूगढ़ तक। डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में। तो याद रखिएगा, यह बनारस से डिब्रूगढ़ तक चलेगी, और यह दूरी जो होगी 3200 किलोमीटर की होगी। एमवी गंगा विलास के डिब्रूगढ़ पहुंचने की संभावित तिथि कितना है? 1 मार्च 2023। तो याद रखिएगा, चला कब है? 13 जनवरी को। पहुंचेगा कब? 1 मार्च को। इनके बीच में कितने दिन का गैप हो गया? तो अभी हमने ऊपर देखा कि 51 दिन हो गए। अब आगे देखिए,
भारत में कोलकाता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाज़ों का संचालन होता है। तो अभी जो है भारत में कोलकाता और वाराणसी के बीच कुल 8 नदी क्रूजों का संचालन होता है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्रा पर क्रूज की आवाजाही भी संचालित होती है। देश में कई जगहों पर रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कयाकिंग और आदि जैसे पर्यटन गतिविधियां संचालित हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखना है। यह 5 राज्य से होकर जा रही है। इसमें जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी बीच में आएंगे। और जो है 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक देश भी है बांग्लादेश, द्वीप से होकर गुजरेगी, स्विट्जरलैंड के यात्री हैं 32 और नेशनल वाटरवेज 2 से होकर जाएगी ये। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। अब आगे चलिए, अगला हमारा है अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर। देखिए इसके बारे में, देखिए 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हैबिटेट सेंटर में आयोजित जनपद स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, विधायक राजकुमार सहयोगी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर मिला। तो ये सारी बोल बच्चन छोड़ के आपको बस याद रखना है कि अलीगढ़ को भी जो है ट्रांसपोर्ट नगर मिला। आगे चलिए, अब देखिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई या हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वही बातें हैं जो हमने वहां देखी। तो इसके बारे में देखिए, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे, दुनिया का यह सबसे लंबा है, एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की नई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी से डिब्रूगढ़ तक के सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों को सामने लाएगा। तो यही सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और मंजुली जैसे गंतव्यों को ये कवर करेगा। तो वही सारी बातें हैं। तो अब वहीं हमने यहाँ भी देखा कि सर्बानंद सोनोवाल ने ऐसा कहा था कि 13 जनवरी को यह लॉन्च होगा, तो मोदी जी ने इसको 13 जनवरी को लॉन्च भी कर दिया। अब इसमें मेन बातें आपको याद रखना है कि बनारस में जो है ये स्टार्ट की गई क्रूज जो है एमवी गंगा विलास, और दूसरा जो है टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया। तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा ये याद रखना है कि बनारस में टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। अब आगे देखिए कि बीएचयू में देश का पहला जो स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो खोला जा रहा है। अब देख लीजिए यह न्यूज में क्यों था। तो 15 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू ट्रामा सेंटर के प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने का सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं कि देश का जो पहला है तो इम्पोर्टेंट हो गया। हमने अभी जो है वाराणसी में 3 चीज़ें पहले देख ली। पहला हमने क्या देखा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है बनारस में, पहला तो बनारस है। दूसरी बात, बनारस में कचरे से जो है कोयला बनाने का प्लांट लग रहा है, यह भी पहला है, तो आप देख सकते हैं। अब तीसरी जो है हमारी तीसरी बात हो गई, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बन रहा है, वो भी बनारस में। अब चौथी बातें आ गई कि बीएचयू में, बीएचयू को फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं और यह काशी में है। तो यहाँ भी देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है। तो ये जो हो गए 4-5 जो करंट अफेयर, वो वाराणसी में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसमें आपको बस यही याद रखना है कि जो बीएचयू में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है, तो ये देश का पहला है। तो हमने 4 चीज़ें देख ली जो देश में पहला है, वो भी बनारस में। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है SCR बनाने पर काम शुरू हुआ।
अब देखिए SCR क्या है। अब देखिए यह न्यूज़ में क्यों है, तो 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, कौन है, तो नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में NCR की तर्ज पर जो है राज्य राजधानी क्षेत्र SCR बनाने पर काम शुरू हो गया है। तो अब देखिए, आपको पता है कि दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को NCR कहते हैं, NCR नेशनल कैपिटल रीजन। अब इसी के तर्ज पर जो है SCR बन रहा है, क्या, राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन। अगर स्टेट कैपिटल रीजन की बात हो रही है तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, आवास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं नितिन ने बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की दिशा में बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, और बाराबंकी में काम, वो भी बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी SCR का हिस्सा है, तो बाराबंकी। अब SCR की बात हो रही है राज्य राजधानी क्षेत्र, तो यह कहाँ की बात हो रही है, लखनऊ की। लखनऊ के आसपास जो जिले हैं उनकी बात हो रही है, तो लखनऊ से सटा बाराबंकी भी है। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर SCR बनाया जा रहा है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात जिले इसके हिस्से होंगे। तो ये सारे जिले जो है कहीं ना कहीं जो है लखनऊ से बॉर्डर लगाते हैं। तो बाराबंकी में जो है सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है, आपको ये याद रखना है। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो उन्नाव है और बाराबंकी और रायबरेली, ये तीनों जिले तो लखनऊ से बॉर्डर लगाती है, ठीक है, लेकिन कानपुर नगर और कानपुर देहात बॉर्डर नहीं लगाती। फिर भी ये जो है कि SCR के हिस्से हैं, तो आपको याद रखना है ये बातें भी साथ ही साथ। तो यह जो है, अगर राजधानी की बात हो रही है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, अब आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप। अब देखिए कहानी क्या है, तो 23 जनवरी 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसको हम पराक्रम दिवस कहते हैं। तो याद रखिए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया है। अज्ञात द्वीपों का मतलब उसका पहले नाम नहीं था, अब जो है नाम रख दिया गया है। तो सबसे पहले आपको 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है, ये याद रखना है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र जो विजेता शामिल हैं। तो 21 में 4 जो हैं यूपी के हैं। तो 4 लोग कौन हैं यूपी के, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं में 3 जो हैं, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जो है मरणोपरांत और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को जीवित रहते ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। जो है 4 परमवीर चक्रों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम रखा गया, वो भी अज्ञात हैं। टोटल 21 हैं, जिसमें से 4 यूपी के हैं। 4 यूपी के कौन कौन से हैं, तो ये 4 लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों को मरने के बाद जो है परमवीर चक्र दिया गया है। एक लोग को जो है कौन, योगेंद्र सिंह यादव को जीवित रहते दिया गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जो है धर्मपुर गांव में जन्मे बीर अब्दुल हमीद जो है 21 वर्ष की आयु में ग्रेनेडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। तो आपको याद रखना है, कुल मिला के आपको बस ये याद रखना है कि जो बीर अब्दुल हमीद है, इनका घर कहाँ है, गाजीपुर जिले में, और जो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हैं, ये सीतापुर के हैं। ऐसे ही आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को सम्मान प्रदान करने के लिए 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रॉस द्वीप का नाम बदलकर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया और नील और हेवलॉक का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में प्री में पहले ही पूछ लिया गया, तो एक ही का पूछा गया था, आपको जो है तीनों का याद रखना है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, नील का नाम शहीद द्वीप और हेवलॉक का नाम स्वराज द्वीप, तो तीनों आप याद रखिए। आगे देखिए, इन द्वीपों का नाम जो है जिन 21 परमवीर चक्रों के नाम पे रखा गया है, इनका नाम ये है। तो अब देख लीजिएगा, मेनली आपको याद रखना है यूपी के चारों लोगों का नाम। फिर से देख लेते हैं, नाम क्या है, तो वीर अब्दुल हमीद, दूसरे व्यक्ति का नाम है जदुनाथ सिंह, तीसरे व्यक्ति का नाम है मनोज कुमार पांडे और चौथे व्यक्ति का नाम है योगेंद्र सिंह यादव। तो ये 4 लोग का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। आगे चलिए, अब देखिए अगला हमारा है गोरखपुर के पनियाला को मिला जीआई टैग। तो पनियाला, तो इसके बारे में देख लेते हैं है क्या। तो 29 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने जिस 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया, उसमें से पनियाला भी शामिल है। कहाँ का? गोरखपुर का। अब गोरखपुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको पता है कि यह हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। अब देखिए, जीआई टैग की अनुमति मिलने से गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांवों में पैदा होने वाली पनियाला का स्वाद अब देश दुनिया तक पहुंचेगा। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किए जाएंगे, पनियाला के बगीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे। अब ज्ञातव्य हो कि पनियाला आकार और रंग में जामुन जैसा मिलता जुलता है, इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। तो पनियाला है क्या? तो यह जो है कि जामुन के आकार का होता है और मिलता जुलता कलर भी वैसा होता है और खट्टा मीठा लगता है। अब दोस्तों आगे देखिए, कलिंजर दुर्ग से मिली 10वीं शताब्दी की मूर्तियां। तो याद रखना है, कलिंजर दुर्ग से जो है 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली है। और यह कलिंजर है कहाँ? तो बांदा में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो 23 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था कलिंजर शोध संस्था के निदेशक अरविंद जो है छिरोलिया ने बताया कि राज्य के बांदा जिले में ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे में निकली हैं। तो इसलिए न्यूज में था। अब देखिए आगे, अरविंद छिरोलिया ने बताया कि कलिंजर दुर्ग में कई छोटे बड़े सरोवर और तालाब हैं। उन्हीं में से एक जो है कोटी तीर्थ सरोवर है। अब इसका नाम याद रखिए कि कोटी तीर्थ सरोवर, जहां मूर्तियां व पत्थरों पर बनी अलंकृतियां मिली हैं और ये है 9वीं 10वीं शताब्दी की। अब आगे देखिए, उन्होंने बताया कि कुछ पत्थरों पर देवी देवताओं की नक्काशी है। इनमें भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी जी, पार्वती जी की जो प्रसन्न मुद्रा वाली भी मूर्तियां हैं। शिवलिंगों को छोड़कर अधिकतर मूर्तियां खंडित हैं। तो अब इसमें से जो भगवान शिव की मूर्ति है, शिवलिंग है, ये शिवलिंग को छोड़कर सारी मूर्तियां जो हैं टूटी हुई स्थिति में प्राप्त हुई है। और आपको याद रखना है कि यह कहाँ से सारी मिली हैं सारी चीजें? तो कलिंजर के दुर्ग से, कलिंजर के किले से। कलिंजर है कहाँ? बांदा में। एक बार यूपी पीसीएस के प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कलिंजर का किला कहाँ है। दुर्ग को किला कहते हैं, आपको पता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था बांदा। तो छोटे मोटे क्वेश्चन को आपको अंडरस्टिमेट नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल पे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब यह जो मूर्ति है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि धातव्य है कि कलिंजर काफी प्राचीन दुर्ग है, जहां गुप्त काल से लेकर बुंदेलों तक का शासन रहा है। यहाँ पर पूर्व में भी निर्माण कार्य के दौरान तरह तरह की मूर्तियां मिली हुई हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सारी मूर्तियां कहीं ना कहीं गुप्तकालीन हो सकती हैं। और यहाँ पर जो है शासन किसका किसका रहा? तो गुप्त काल से लेकर बुंदेल तक का शासन रहा है। अब आगे देखिए, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य 7 विभूतियां पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित। अब देखिए यह न्यूज में क्यों था? तो 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर
2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य 7 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया। तो याद रखना है, मुलायम सिंह यादव को जो है, ये आपको पता है कौन व्यक्ति थे, बताने की जरूरत है नहीं। तो इनको क्या है, पद्म विभूषण मिला है और बाकी 7 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो मुलायम सिंह का नाम आपको तो याद रखना है, याद ये रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिला है और अन्य 7 लोगों को पद्मश्री। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, तो जितने लोगों को ये सारे अवार्ड मिले हैं उनमें से देखिए 6 जो है पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है। और 91वें में से आपको यहाँ देखा आपने कि 91 में से 7 लोगों को यूपी में प्राप्त हुआ है। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो है 19 महिलाएं हैं। विदेशियों और एनआरआईओ की बात करें तो 2 व्यक्ति हैं। 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि मुलायम सिंह यादव व्यक्ति कौन थे। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये, तो याद रखिएगा। और इनको आपको पता होना चाहिए कि यह जो पद्म भूषण पद्म विभूषण है, यह जो है पुरस्कार कला में, सामाजिक कार्य में, सामाजिक जो मामले हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, व्यापार उद्योग में, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन सब क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो मुलायम सिंह यादव को जो है विशिष्ट सेवा के लिए मिला है, मतलब ये जो सार्वजनिक कार्य है और सार्वजनिक सेवा है, इन क्षेत्र में मिला है, तो याद रखिएगा। अब अन्य लोग जो 7 लोग हैं उनको जो पद्मश्री मिला है वो कौन से हैं, तो राधाचरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार, मनोरंजन साहू, ऋत्विक और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और उमा शंकर पांडे शामिल हैं। ये 7 लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला है। अब आगे देखिए, राधाचरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, अभी मैंने बताया कि इन सब क्षेत्रों में मिलता है। दिलशाद हुसैन और ऋत्विक सान्याल को कला क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान प्रौद्योगिकी में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा में, उमा शंकर पांडे को सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। और साथ ही साथ देख लीजिए, यह जो है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। वैसे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न है, लेकिन उसके नीचे अगर आए तो यही अवार्ड है। और पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। एक बार को एग्जाम में जो है इसका क्रम लगाने को दे दिया गया कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा, तो याद रखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पहले कौन है टॉप मोस्ट, विभूषण है, फिर है भूषण, फिर है पद्मश्री। और यह क्वेश्चन एग्जाम में प्री में पूछा गया है, प्री में पहले ही। और प्री में यह भी क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि फला व्यक्ति को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण पद्म भूषण जो भी पद्म अवार्ड है किस क्षेत्र में मिला है। तो इन सारे नामों को आपको याद रखना है, एटलीस्ट जिसको एक क्षेत्र में एक व्यक्ति को मिला है एक क्षेत्र में वो तो याद रखना है। जैसे उमा शंकर पांडे को सार्वजनिक कार्य में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा में, अरविंद कुमार को विज्ञान प्रौद्योगिकी में, ये सारी तो इन 3 लोगों को तो याद रखना ही है। और दिलशाद हुसैन, ऋत्विक सान्याल को कला में मिला है और राधाचरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी ही रखनी है। अब आगे देखिए, देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अब देखिए, देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन, वो यूपी ने सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन दे दिया अपने राज्य को, लोगों को, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो गया। तो पहला यहाँ जो है फिर आ गया, तो ध्यान रखिएगा यह भी पहला आ गया। अब आपको पता है कि यूपी की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार वैसे पहले से ही लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो अगर यूपी में पॉपुलेशन ही 20 करोड़ है, तो अगर यहाँ कोई भी ऐसी स्कीम चलाई जाएगी, अगर यहाँ अच्छा खासा अगर लोगों को लाभ पहुँच रहा है, तो वो अपने आप में पहले स्थान पर पहुँच जाएगी। अब इसके बारे में बोल बच्चन देख लेते हैं। तो देखिए, 27 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन देवराज, कौन है, एम देवराज,
इन्होंने बताया कि महज 8 साल में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो यूपी ने कितने लोगों को कनेक्शन दे दिया? 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन दे दिया। अब देखिए, विदित हो कि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 74 करोड़। महाराष्ट्र में करीब 2.4 करोड़ और तमिलनाडु में करीब 2.2 करोड़ है। तो घरेलू उपभोक्ताओं इतने उपभोक्ता हैं। यूपी में 74 करोड़, महाराष्ट्र में 2.4 करोड़ और तमिलनाडु में 2.2 करोड़। तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब 3 करोड़ बताई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश से 23 से 25 लाख कम है। तो अब आप यहाँ ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ बात हो रही है राज्य में उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता की, तो 74 करोड़ है। महाराष्ट्र में 2.4 करोड़ है, तमिलनाडु में 2.2 करोड़ है। ये है घरेलू उपभोक्ता। अगर हम बात करें कुल उपभोक्ता की, तो कुल टोटल इसमें घरेलू भी आएंगे और उद्योग वाले भी आएंगे, तो कुल यह 3 करोड़ है। कहाँ? महाराष्ट्र तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश से जो है कि 23 से 25 लाख कम है। तो ये बातें हैं। आगे देखिए, प्रदेश सरकार ने हर घर बिजली कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया है। तो आपको पता है कि हर घर बिजली कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में अब तक 1,47,90,000 नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन देने की रही है। तो सौभाग्य योजना आपको पता है कि यह बिजली कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रोवाइड कराना है लोगों को। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि 2017 से 2021 के बीच सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख कनेक्शन दिए गए थे। इस योजना में अधिक कनेक्शन देने पर भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कनेक्शन देने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा यूपी को इसके लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। अब आगे देखिए, उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिवैम्प्ड योजना के तहत बिजली व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है। बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक कई योजनाओं पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में हर उपभोक्ता को निर्बाध बिजली प्राप्त होगी। तो बोल बच्चन छोड़िए, आपको याद होना चाहिए कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? बिजली कनेक्शन से। रिवैम्प्ड योजना भी बिजली कनेक्शन से। बिजली कनेक्शन देने में देखिए, देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा हो गया? यूपी हो गया। यहाँ उपभोक्ता कितने हैं? तो 74 करोड़ घरेलू उपभोक्ता और 47 करोड़ नए उपभोक्ता शामिल हुए हैं। ये कह नहीं रहा है कि 47 करोड़ टोटल है, लेकिन ये नए उपभोक्ता और शामिल हुए हैं। टोटल यहाँ है 74 करोड़ घरेलू। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा जो है जनवरी तक का करंट अफेयर देखा। हम जो है आने वाले दिनों में एक मंथ का करंट अफेयर एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही करके पूरा जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर कवर करेंगे। और यह जो है हम लोग 8 से 10 दिनों में पूरा करंट अफेयर यूपी का कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जनवरी का करंट अफेयर पूरा पढ़ा। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।